नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। जैसा कि मैं करंट अफेयर को लेके बातें बता रहा था कि 2 लेक्चर हम लोगों ने देखे वो शॉर्ट में, अभी थोड़ा-सा डिटेल्ड वीडियो है। 1 वर्ष के करंट अफेयर जो कि संपूर्णता के साथ तैयार कराए जाएँगे, आपको समीक्षा अधिकारी के पद के लिए 25 से 30 प्रश्न आपको 140 क्वेश्चन जो आएँगे जीएस का पेपर होगा जो, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपके सिर्फ़ इन लेक्चर से रेडी हो जाएँगे, लगभग गारंटीड है ये। जो इन शॉर्ट वीडियोज़ में दे रहा हूँ, उस ज़रूर कर लीजिएगा, वो अल्ट्रा इम्पोर्टेंट करंट है। जो कि लगभग परीक्षा में पेपरों में आप लोगों को पूछा ही जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है इसमें कई सारे करंट अफेयर करेंगे। ये वो करंट अफेयर होंगे जो कि बहुत प्रबल संभावनाएं रखते हैं और मैं बहुत सेलेक्टेड ही करंट कराता हूँ और उसमें वो बेहतर चीज़ें निकल के आ पाती हैं। करंट हम सभी पढ़ते भी हैं और अपने अपने स्तर पे भी हम पढ़ते हैं। कई करंट में कई बार समस्याएं भी खड़ी हो जाती है कि हम सबको ही करंट समझने लगते हैं। यहाँ समस्याएं बढ़ जाती है क्योंकि हर होने वाली घटना ही करंट के दायरे में तो आती है, लेकिन क्या वहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे? ये बड़ी चीज़ होती है। तो इसकी वजह से ये वो क्षेत्र है जहाँ से बहुत सी चीज़ें आपको छाँटनी भी होनी चाहिए। तो ये आर्ट आपको धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा जब आप थोड़ा-सा चीज़ों को गहनता से और प्रीवियस ईयर्स को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किन क्षेत्रों से ख़ास तौर से प्रश्न लगभग बनते हैं और किन क्षेत्रों से प्रश्न अब बनने लगभग बंद हो गए हैं। तो इसके सम्मेलन में देखो 100% करंट तो कोई पूरा हो भी नहीं पाता। लेकिन अगर आप 80% 70% करंट कर ले जा रहे हैं तो लगभग वो परीक्षा आपकी क्लियर होगी निश्चित रूप से। ये वो सेक्शन है जहाँ से आपको चाहे कोई कितना वेटरन हो, चाहे कोई कितना नया खिलाड़ी हो, सब बराबर है। ठीक, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है ये? साहित्य अकादमी अवार्ड्स की घोषणा हो गई भाई 2023। ये लेटर आपके सामने लगा हुआ है, देख लीजिए, साहित्य अकादमी का, है ना? और ये घोषणा हो चुकी है, इसको जरा पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड अवार्ड एक ऑटोनमस संस्था है जो कि 24 जो भाषाएं होती हैं भारत की, है ना, उसके अंतर्गत जो अच्छा लिटरेचर लिखा गया है उसको सम्मान देने की प्रक्रिया के तहत ये कार्य करता है। तो अभी देखिए, इस 2023 के साहित्य अकादमी अवार्ड्स की घोषणा की जा चुकी है। इसमें 24 भाषाओं में 9, पोइट्री में 6 नॉवल, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 3 ऐसे, एक लिटरेरी स्टडीज, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में ये आपको ये अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए, नीचे नीचे लिखा हुआ है पोइट्री। पोइट्री की कैटेगरी में किस किस को पुरस्कार मिला है। देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ लगभग इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं बताऊंगा आपको। जैसे डोगरी भाषा में आपको मिला है विजय वर्मा जी को, विनोद जोशी जी को गुजराती भाषा के लिए पोइट्री के लिए मिला है, मंसूर बनिहाल कश्मीरी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, सोरकबिन गंबीनी मणिपुर, ये इंपॉर्टेंट है। आशुतोष परिदा, ये पीडीएफ में, ये पेज में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। जो भी इसके अलावा जो पॉइंट कंटेंट होता है, बातें होती हैं, वही आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद आशुतोष पांडा, उड़िया भाषा के लिए मिला है इनको पोइट्री में। स्वर्णजीत सावी, पंजाबी भाषा के लिए। गजय सिंह राजपुरोहित, राजस्थानी के लिए। अरुण रंजन मिश्रा, संस्कृत के लिए। विनोद असुदनी, सिंधी के लिए। अब देखिए, इसमें इतना डेंजरस क्वेश्चन बन जाएगा कि ये एमसीक्यूज बना देंगे, कौन सा मिलान गलत है ऐसा बना देंगे, खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा का आइडिया आपको होना चाहिए। अब नॉवल में स्वप्नमणि चक्रवर्ती, इंपॉर्टेंट है, बंगाली भाषा के लिए मिला है। नीलम शरण गौर, इंग्लिश के लिए मिला है, इंपॉर्टेंट है ये। नीलम शरण गौर इंपॉर्टेंट है। संजीव, हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णथ घोट, मराठी। राजशेखरन देवी भारती, राजशेखरन देवी भारती इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तमिल भाषा के लिए मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। और सदीका नवाब शहर, उर्दू भाषा के लिए। ठीक, इन नाम से इसको तो जज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट स्टोरीज में किस किस को मिला है? प्रणव ज्योति डेका, असमी के लिए। नंदेश्वर दैमरी, बोडो के लिए। प्रकाश एस परनेकर, कोंकणी के लिए। तरेकन बसे, टुरिया चांद बसे, ये संथाली भाषा झारखंड से जो है। और टी पलंजलि शास्त्री, तेलुगु भाषा के लिए इनको मिला है। निबंध के क्षेत्र में ऐसे में मिला है लखमिष्टा चौपदी, कन्नड़ा के लिए। वसुकनाथ झा, मैथिली के लिए। जुधाबीर राणा, नेपाली के लिए। और लिटरेरी कार्यों में ईवी रामकृष्ण, मलयालम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल आउट है ये। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा में पूछने की लगभग संभावना है। 4 वर्षों का इसमें गैप वो था, टेनवर था, इस दौरान ये पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, उस कैटेगरीज में मिला है। 2017 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच के जो साहित्य आया है उसके ऊपर ही साहित्य अकादमी अवार्ड घोषणा की गई है। तो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट, 2024 की ना एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट आई है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इंडिया के कंटेस्ट में देखेंगे। यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, आप लोगों को पता होगा। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संस्था है, तो वो इस क्षेत्र के लिए, जो एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है, इसमें जो देश है वो किन परिस्थितियों में उनका विकास कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है। तो भारत में अगर देखें तो भारत को उन्होंने रखा है उच्च आय और
अधिक असमानता वाला देश की कैटेगरी में लगभग हम रैंक 1 पे हैं। मतलब आय तो उच्च होती जा रही है, लेकिन हमारे में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद हमने अपनी गरीबी को काफ़ी सिग्निफिकेंट तरीके से रिड्यूस किया है इनकी रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, मतलब 15% के आसपास आ गए हैं हम लोग, है ना, 25% से निकल के शायद। अब प्रति व्यक्ति आय जो कि $442 थी सन 2000 में, $442 के आसपास, अब वो हो गए $2389, लगभग $2400 के आसपास हमारी प्रति व्यक्ति आय हो गई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। गरीबी हमारी 25% से रिड्यूस होकर 15% की ओर आ चुकी है इनके आंकड़ों के अनुसार इन विगत 20 वर्षों में। महिला श्रम शक्ति अभी भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग विषय है। अभी भी 23% महिलाएं जो हैं वो श्रम शक्ति के रूप में यूज हो पा रही हैं। मतलब महिलाओं का एंटरप्रेन्योर में या वर्क कल्चर में अभी तक वो समावेशन नहीं हो पा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा, इसमें इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। उसमें भारत की जो ग्रोथ है उसको काफ़ी अच्छा बताया गया है। भारत की जो मानवतावादी वेलफेयर स्टेट के जो काम है उस पर काफ़ी सराहना की गई है, क्योंकि जो आंकड़े हैं लगातार इसमें इंगित कर रहे हैं कि भारत लगातार जो अपने निचले अंत्योदय है उसके ऊपर तेजी से काम कर रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोग जा रहे हैं। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें ना, तो जिसमें कि $2 प्रतिदिन जिसकी आय है वो गरीब, उससे नीचे वाला गरीब है, तो उस कैटेगरी में तो पहले 40% आबादी हमारी इसमें आती थी और अब 10%। तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। ठीक, इसके इस पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना। इसको संस्था को कौन रिपोर्ट जारी करती है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट आ चुकी है। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य की रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें बताया गया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी है जो पहले 80% थी वो रिड्यूस कुछ हुई है और 73% तक पहुंच गई है। इसमें एक और लक्ष्य की बात कही गई है कि 2030 तक भारत जो है अपना जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी रिड्यूस करेगा। भारत अभी 25% के आसपास अपना कार्बन एमिशन कर रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल सोर्स, नवीकरणीय ऊर्जा, ये बोल रहे हैं कि 2030 तक लगभग 50% जो ऊर्जा है वो पूरी दुनिया रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंडेंट की तरफ जाएगी। वर्तमान में वो 30 से 25% के आसपास चीज़ें चल रही हैं। देखिए दुनिया में जो क्लाइमेट को लेकर जो समस्याएं चल रही है उसमें पहला टारगेट यही है कि किसी प्रकार से ये जो फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है दुनिया की, उस पर काम किया जाए। इसका आप बहुत बड़ा कंसेप्ट देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं या ऐसे उपकरण अब यूज़ किए जा रहे हैं या ऐसे जो को प्रमोट किया जा रहा है जो कि वैश्विक रूप से फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सके। अब जो रशिया वगैरह भी है, सॉरी रशिया का भी हो गया, या सऊदी अरब, वो भी अब ऑयल इकोनॉमी से अलग बनना चाहता है। और सऊदी अरब लगातार अपनी डेवलपमेंट कर रहा है कि अब वो अपनी अर्थव्यवस्था को ऑयल से प्राकृतिक दूसरे मुद्दों पे अपनी अर्थव्यवस्था को शिफ्ट कर सकें, है ना, वो सिर्फ फॉसिल के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहें, बिकॉज भविष्य इनको भी दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखते हैं, देखो जो मैंने बताया था वही है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायमूर्ति फिर से मतलब आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सर्वोच्च जो संख्या है उस पर आ गया है। 34 जो उनकी फुल स्ट्रेंथ होती है उसमें अब काम कर रहे हैं। तो 34 जज हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 नए जज अभी शामिल किए गए हैं। जस्टिस सतीश चंद्र वर्मा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस संदीप मेहता। ये नाम प्लीज़ याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे टोटल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी हो गई है? 34। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट अगर देखें तो जस्टिस फातिमा बीबी जी का निधन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी। भारत की पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, भारत की पहली महिला न्यायमूर्ति जो सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। ठीक है, 1989 में सुप्रीम कोर्ट में बनी थी। बाद में केरल की राज्यपाल भी रही, ये आपको ध्यान होगा। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा ध्यान देना इनको। ठीक, नेक्स्ट अगर मिस यूनिवर्स का भी भाई एल सल्वाडोर में हुआ था प्रोग्राम। ठीक है, और वहाँ मिस निकारागुआ मिस यूनिवर्स के खिताब को जीत गई हैं। फर्स्ट रनर अप में मिस थाईलैंड थी, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया। एक तो इंपॉर्टेंट है मिस निकारागुआ, इनका नाम क्या है? शैनिस पलासियोस। ठीक है, शैनिस पलासियोस, ये इंपॉर्टेंट है नाम। भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था श्वेता शारदा जी ने, जो कि इसको जीत नहीं पाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन लगभग वन लाइनर है, इतना ही आएगा इसमें। त्रिशक्ति प्रहार, ये युद्ध अभ्यास है। भारत, कई बार हम लोग इंटर कंट्रीज का तो पढ़ लेते हैं, इंडिया के खुद के अपने युद्ध अभ्यास नहीं पढ़ पाते जो हमारी सेनाओं के बीच में होते हैं। तो ये वैसा ही है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत की तीनों सेनाओं का हुआ। ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार।
ध्यान देना इसका, ये नहीं गलत कर दो। नेक्स्ट, मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसे मित्र शक्ति के नाम से ही जाना जाता है। इस बार हुआ है पुणे में, ठीक है। भारत और श्रीलंका इंपॉर्टेंट है, प्लेस भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। फिर है बोंगो सागर, नाम से पता लग रहा है बंगाली भाषा का, बोंगो सागर बंगाल का सागर है ना। तो बंगाल की खाड़ी में इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुआ है बच्चे ये युद्ध अभ्यास, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ पहली बार कारपेट 23 भी हुआ इन्हीं दोनों के बीच में अभ्यास। ये क्या था, मानवीय सहायताओं का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा आपातकाल में, समस्याओं में या बीमारियों काल में, जैसे कोविड आया था वैसे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। कारपेट और बोंगो सागर दोनों बांग्लादेश के साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, सिलक्यारा टनल, गारंटी से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सिलक्यारा टनल जो कि आपको उत्तरकाशी में स्थित है, ये टनल बन रही थी यमुनोत्री और गंगोत्री को मिलाने के लिए, जो हाईवेज पे काम हो रहा है वहाँ पे उसी चरण के तहत ये 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही थी। और इसका एक हिस्सा कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से करीब अब 16-17 दिन तक 41 श्रमिक अंदर फंसे रह गए थे। और ये बहुत वैश्विक न्यूज़ बनी थी और बहुत शानदार मेहनत करते हुए हमारे सरकार की मदद से और बड़ी संस्थाओं ने इसको, लोगों को सकुशल बाहर निकाला था। 12 नवंबर को वो लोग टनल में फंसे थे और 28 नवंबर को वो लोग वहाँ से निकल पाए थे। ये जो संस्था है NHIDCL, इसके द्वारा ही इस टनल का निर्माण कराया जा रहा था। इसमें 2 कंपनियां, एक नवयुगा थी, शायद नवयुगा के ही ये एम्प्लॉय थे जो कि वहाँ फंस गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में, है ना, हुआ था ये हादसा। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद वो गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने वाला जो ये हाईवे बन रहा था, वहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी। इससे सबक लेने की भी जरूरत है और निश्चित रूप से इससे हम आगे की ओर देख पाएंगे, ठीक। तो आज का ये करंट छोटा सा, थोड़ा सा, अब ये इसमें 1 वर्ष के संपूर्ण करंट हम इस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से इस 1 से 1.25 महीने में ही करंट ध्वस्त हो जाएगा पूरी तरह। इसके साथ साथ आप मुझे जीएस में बता दीजिएगा कि कौन से जो सब्जेक्ट है वहाँ से आपको करने की नीड है, तो उन सब्जेक्ट से मैं उठा लूँगा चीज़ों को। या तो साइंस कहेंगे तो साइंस, या हिस्ट्री कहेंगे तो हिस्ट्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो कोई दोस्त RO ARO या UPPC की प्रिपेयर कर रहा है तो चैनल तक, उस व्यक्ति तक इस चैनल को जरूर पहुँचाइए। बाय बाय।